हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। और आज हम विद्या ज्ञान परीक्षा 2018 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी व्याकरण के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से प्रश्न थे जो 20 पूछे गए थे, आज मैं उन्हीं को लेकर के आया हूं। इन्हें आप देख करके अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प यानी उत्तर वाले को गोले को पूर्णतः काला करें। तो पहला प्रश्न पर्यायवाची था। मेधावी का पर्यायवाची है निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशाली। तो सभी को पता है इसका आंसर होगा प्रतिभाशाली। तो यहाँ से प्रश्न हमारा डी वाला जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2, पंचानन में कौन सा समास है। जैसा कि अर्थ है पंचानन, तो पंचानन में तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या फिर द्विगु है। तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे पंचानन का मतलब होता है 5, अर्थात जिसके आनन हो, अर्थात शिव की बात करी जा रही, तीसरा अर्थ निकलता वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा, बहुब्रीहि। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर तो सभी को आता होगा, सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी या फिर ब्राह्मी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सभी को आता होगा कि हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो इसलिए यहाँ से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के। आप भी जरूर गेस करिएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 6 प्रकार के। और 6 प्रकार यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। और 6 जो हमारे प्रकार होते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, और अगला होता है निश्चयवाचक, और अगला होता है अनिश्चयवाचक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अगर हम 5 देखें, उपकार का विलोम शब्द। तो उपकार का मतलब अगर आप देखें तो उपकार का मतलब ही होता है भलाई करना। तो उपकार का जो विलोम होता है वो होता है अपकार यानी बुराई करना। तो यहाँ से भी अगर आप उत्तर देखेंगे तो आपको उत्तर यहाँ से सी वाला समझ में आएगा, यानी अपकार उत्तर आपको लगा देना है। अब अगर मैं बात प्रश्न 6 की करता हूँ तो प्रश्न 6 पूछा जा रहा है जिसके पास कुछ न हो, यानी जिसके पास कुछ न हो इसका मतलब अकिंचन बोला जाता है उसको। तो यहाँ से गरीब, दरिद्र, विनीत, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका अकिंचन। तो यहाँ से आप अकिंचन को टिक कर देंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। देखिए अवधी, हमारे यहाँ अवधी जो है वो भाषा बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, लेकिन मैथिली जो है ये बोली, मैथिली जो है मुख्यतः ये बिहार की जो है भाषा है। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको सी वाला बिल्कुल सही नज़र आएगा। तो यहाँ से सी वाला हम अलग कर लेंगे यानी टिक कर देंगे। पौ प्लस अन का संधि युक्त करने पर क्या बनेगा। पवन, पावक, पौन या पाचन। तो पौ धन अन बनता है पावन, यानी ये अयादि संधि होती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो बी यहाँ से हम टिक कर देंगे। अब हम बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न
9 है। 9 में आपसे पूछा जा रहा सूरज का तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में बोले जाते थे, वो हूबहू उठ करके हमारी हिंदी भाषा में आज सम्मिलित हो गए बच्चों। तो यहाँ से सूरज को तत्सम दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूर्य, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची भी हैं। लेकिन सूरज का जो तत्सम है, संस्कृत में सूरज को जो है सूर्य कहा जाता है। तो यहाँ से 90 का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आपकी वो दिया गया है गद्यांश, उसको पढ़ कर के आंसर आपको देने हैं। तो मैं गद्यांश पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। प्रश्न 10 से 14 तक निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरा रंग सुंदर होता है। घास जिस पर हम टहलते हैं और पेड़ों के पत्ते जिनको हम प्रकृति में देखते हैं प्रायः हरे रंग के होते हैं। बहुत से पौधे भी हरे रंग के ही दिखाई देते हैं। अब मैं अगले प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि आप नीले और पीले रंग का मिश्रण करके हरा रंग बना सकते हैं? चूँकि आप दो मुख्य रंगों का मिश्रण करके हरा रंग बना सकते हैं, इसलिए इसे गौण रंग कहा जाता है। पृथ्वी को हानि न पहुंचाने वाले पदार्थों के निर्माण का वर्णन करने के लिए भी हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। हरे उत्पाद प्रायः पुनः उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री से बने होते हैं या उनसे जिन्हें कूड़े के रूप में फेंकना सुरक्षित होता है। हरा जीवन का अर्थ होता है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना। अब आपने जो पढ़ा उसी पर बेस्ड आपके कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको पढ़ करके समझ गए होंगे। अगर नहीं आप समझ पाए तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद के अनुसार हरा रंग होता है एक तेज रंग, एक मुख्य रंग, एक गौण रंग, एक पादप रंग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि इन दोनों रंगों को मिलाते हैं तो आप ये देखेंगे ऊपर आया भी है कि इसको जो है ये गौण रंग कहते हैं। तो यानी यहाँ से ऑप्शन आपका ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसे गौण रंग कहा जाता है। अब आता है किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है। तो आपने अभी अभी देखा था कि हरा रंग बनाने के लिए पीले और नीले रंग का मिलाया जाता। तो यहाँ से पीला और नीला यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप ऊपर पढ़ेंगे सही ढंग से तो ये इनके आंसर देने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, हरा जीवन से तात्पर्य क्या है। तो चूंकि अभी भी आपने देखा था हरा का मतलब बताया था पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, तो यहाँ से डी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 13 देखें, हरे उत्पाद हैं खतरनाक, ये तो नहीं बताया गया वहाँ पे। दूसरा, सरलता से उपलब्ध, महंगे, पृथ्वी को बचाने वाले। उसके पहले बताया गया था कि जो हरे उत्पाद होते हैं वो सब पृथ्वी को बचाने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला यानी 13 का बी बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14, मुख्य शब्द का विपरीतार्थ है, यानी मुख्य को आप इसका अगर विलोम कहें तो हम क्या कह सकते हैं। तो मुख्य शब्द का विपरीत जो है क्या बनेगा, इसको आपको देखना है, उच्च, गौण, मध्य या फिर आधारभूत। तो इसका सही शब्द हो जाएगा उच्च, इसका विपरीत जो है उच्च। तो यहाँ से आप उच्च लगा लेंगे। अगले बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखो अनेकों कभी होता ही नहीं है, अनेक ही ये बहुवचन होता है, इसलिए अनेकों नहीं होता। तो 15वें में पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। बाकी अतिशयोक्ति, उज्ज्वल सही है, सन्यासी में भी बिल्कुल सही है। अक्सर आप लोग सन्यासी गलत लिख देते हैं। थोड़ा सा छोटा हो गया था, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगला अगर प्रश्न आप देखें तो प्रश्न संख्या आपके सामने 16 हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, अक्ल बड़ी या भैंस लोकोक्ति का अर्थ है। तो अक्ल
से भैंस का बड़ा होना गलत है। एक व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही जवाब आपका सी वाला है। तो यहाँ से हम सी वाला बिल्कुल इसको सही कर देंगे। चिन्ह का नाम, चिन्ह का नाम यानी चिन्ह का क्या नाम होता है? तो चिन्ह को हम लोग कोष्ठक यानी जो बना हुआ नहीं है चिन्ह का नाम है, यानी पहले ये कोष्ठक जो बना हुआ है जिसको आप ये देख रहे हैं ऐसे, इस कोष्ठक को हम लोग कोष्ठक ही कहते हैं क्योंकि हिंदी में, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। अब एक संधि विच्छेद से क्वेश्चन है। विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय, विद प्लस आलय, विध प्लस आलय, विद्या प्लस अलय। तो यहां से 18वां जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी कई बार ये प्रयोग किया गया, विद्या प्लस आलय, इसका संधि विच्छेद बनता है विद्यालय। तो ये यहां से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ तिरछा देखना, बिल्कुल गलत। पक्षपात करना, बिल्कुल गलत। समान भाव से देखना, कम देखना। एक आंख से देखने का मतलब होता है सबको बराबर देखना, समान भाव से देखना, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब बात, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये किसकी कहावत है? ये भी आपके पुस्तक का ही प्रश्न है, जिसमें ये संत जो रविदास जी की जब कहानी आप पढ़ते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहावत जो है ये रविदास जी की है। तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे आज के 20 प्रश्न थे जो स्मृति के आधार पे थे, जो 2018 में पूछे गए थे। आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।